तुर्की और सीरिया में सोमवार को भूकंप के झटकों से मंजर तबाही वाला रहा। तुर्की और सीरिया में सदी के सबसे ताकतवर भूकंप ने इन दोनों देशों में चारों तरफ तबाही फेर दी। भूकंप से इन दोनों देशों में अब तक 2300 से अधिक लोगों की मौत हो गई है, जबकि घायलों का आंकड़ा हजारों में है। भूकंप से 3000 से अधिक इमारतें जमींदोज हो गई हैं। मलबे के भीतर से अब तक 2500 से ज्यादा लोगों को बचाया गया है, लेकिन अभी भी हजारों लोग मलबे में फंसे हुए हैं। बड़े पैमाने पर बचाव एवं राहत अभियान भी जारी है। तुर्की में पै दर पे भूकंप के झटके महसूस किए जा रहे हैं। तुर्की में 13 फरवरी तक के लिए स्कूल बंद कर दिए गए। पश्चिमी एशिया के कई देश विनाशकारी भूकंप से थर्रा कर रह गए। तुर्की, सीरिया, लेबनान और इजराइल में सोमवार सुबह धरती हिली, हजारों लोग भूकंप की चपेट में आ गए। इस भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 7.8 रही। भूकंप के कारण भारी तबाही मची, खासकर तुर्की और सीरिया में चारों तरफ तबाही की मंजर है। तुर्की में सदी के सबसे ताकतवर भूकंप ने चारों तरफ भयंकर तबाही मचा दी। तुर्की में सोमवार की सुबह 7.8 तीव्रता वाले भूकंप के झटकों ने कई इलाकों में सब कुछ तहस नहस करके रख दिया। बड़ी बड़ी मजबूत बिल्डिंगें कुदरत के इस कहर को नहीं झेल पाई और कुछ सेकंड के भीतर ही भरभरा कर जमींदोज हो गई। तुर्की के सबसे बड़े भूकंपों में से एक में हजारों लोग घायल हो गए। कई प्रमुख शहरों में खोज और बचाव कार्य जंगी पैमाने पर जारी है। तुर्की में सोमवार की शाम को फिर से भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। यूनाइटेड स्टेट्स जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक भूकंप के बाद कई आफ्टरशॉक्स रिकॉर्ड किए गए। तुर्की में भूकंप का पहला झटका सोमवार की सुबह करीब 4:15 बजे आया। भूकंप का केंद्र गंजियाटेप इलाके में था, जो सीरिया बॉर्डर से सिर्फ 90 किलोमीटर दूर है। तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब उर्दगान ने भूकंप के मद्देनजर आपात बैठक बुलाई, जिसमें भूकंप पीड़ितों के लिए हर संभव मदद का यकीन दिलाया गया। सीरिया में भी भूकंप ने भारी तबाही मचाई है। सीरिया के कई शहर इस भयंकर भूकंप की जद में आकर तबाह हो गए हैं, तहस नहस हो गए हैं। हजारों इमारतें जमींदोज हो गई हैं। मलबे के भीतर से हजारों लोगों को अब तक बचाया गया, लेकिन अभी भी हजारों लोग इस मलबे में फंसे हुए हैं। बड़े पैमाने पर बचाव एवं राहत अभियान जारी है। भूकंप के बीच तुर्की के कई इलाकों में टेम्परेचर 0 से नीचे दर्ज किया गया। दरअसल इन दिनों इस देश में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। भूकंप से यहाँ एयरपोर्ट के रनवे डैमेज हो गए हैं। बचाव कार्य में बर्फबारी भी बड़ी मुसीबत बनकर टूटी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तुर्की में आए भीषण भूकंप से निपटने के लिए भारत ने भी अपना सहायता मिशन तैयार कर लिया है। भारत की तरफ से एनडीआरएफ की 2 टीमें रवाना कर दी गई हैं। साथ ही दवाओं और राहत सामग्री की खेप भी भेजी जा रही है। राहत सामग्री को लेकर सोमवार को पीएमओ में अहम बैठक हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से इस आपदा में भारत की तरफ से हर संभव मदद की घोषणा के बाद प्रधानमंत्री मोदी के प्रधान सचिव डॉक्टर पीके मिश्रा ने तत्काल राहत उपायों पर चर्चा करने के लिए साउथ ब्लॉक में एक बैठक की। बैठक में तय किया गया कि एनडीआरएफ के खोजी व बचाव दल के साथ ही चिकित्सा दल राहत सामग्री के साथ तुर्की तुरंत भेजे जाएंगे। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने तुर्की में आए भूकंप में लोगों की मौत पर शोक व्यक्त किया। तुर्की में आए विनाशकारी भूकंप पर हम सभी की दृष्टि लगी हुई है। बहुत से लोगों की दुखद मृत्यु और बहुत नुकसान की खबरें हैं।
तुर्की के आसपास के देशों में भी नुकसान की आशंका है। भारत के 140 करोड़ लोगों की संवेदनाएं सभी भूकंप पीड़ितों के साथ है। भारत भूकंप पीड़ितों की हर संभव मदद के लिए तत्पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को कर्नाटक के तुमकुरू में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL की हेलीकॉप्टर फैक्ट्री का उद्घाटन किया। उन्होंने लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर का अनावरण भी किया। इस मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और राज्य के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई भी मौजूद रहे। इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कर्नाटक के युवाओं को रोजगार देने वाले, ग्रामीणों और महिलाओं को सुविधा देने वाले, देश की सेना और मेड इन इंडिया को ताकत देने वाले सैकड़ों करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट का लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है। डबल इंजन सरकार ने कर्नाटक को निवेशकों की पहली पसंद बताया है। पीएम मोदी ने कहा है कि देश की एक बहुत बड़ी हेलीकॉप्टर फैक्ट्री तुमकुरू को मिली है। तुमकुरू इंडस्ट्रियल टाउनशिप का शिलान्यास भी हुआ। इसके साथ साथ तुमकुरू जिले के सैकड़ों गांव को पीने के पानी की स्कीमों पर भी काम शुरू हुआ। यही HAL का नाम लेकर हमारी सरकार को बदनाम किया गया, लोगों को उकसाया गया। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि झूठ कितनी बार बोला जाए, लेकिन एक न एक दिन सच के सामने हारता है। पिछले 8 साल में हम लोगों ने प्राइवेट सेक्टर के लिए भी दरवाजे खोले हैं। आत्मनिर्भर भारत पर जोर देते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हमें अपनी रक्षा जरूरतों के लिए विदेशों पर निर्भरता को कम से कम करना है। देश की सेना और मेड इन इंडिया को ताकत देने वाले सैकड़ों करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स का लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है। आज देश की एक बहुत बड़ी हेलीकॉप्टर फैक्ट्री तुमकुरू को मिली है। आज तुमकुरू इंडस्ट्रियल टाउनशिप का शिलान्यास भी हुआ है और इसके साथ साथ तुमकुरू जिले के सैकड़ों गांवों को पीने के पानी की स्कीमों पर भी काम शुरू हुआ है और मैं इसके लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, कर्नाटका युवा टैलेंट, युवा इनोवेशन की धरती है। ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग से लेकर तेजस फाइटर प्लेन बनाने तक कर्नाटका के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की ताकत को दुनिया देख रही है। डबल इंजन सरकार ने कर्नाटका को निवेशकों की पहली पसंद बनाया है। डबल इंजन सरकार कैसे काम करती है, इसका उदाहरण आज जिस हेलीकॉप्टर कारखाने का लोकार्पण हुआ है वो भी है। आगे बढ़ेंगे। दिल्ली नगर निगम के मेयर, डिप्टी मेयर का चुनाव सोमवार को भी नहीं हो सका। हंगामे के बाद सदन की कार्यवाही फिर से स्थगित कर दी गई। सोमवार को एमसीडी की बैठक शुरू होने पर प्रोटेम स्पीकर सत्या शर्मा ने ऐलान किया कि एमसीडी मेयर, डिप्टी मेयर, स्टैंडिंग कमेटी के सदस्यों के चुनाव में मनोनीत पार्षद भी वोट करेंगे, जिस पर आम आदमी पार्टी ने आपत्ति जाहिर की। वहीं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नारे लगाए जाने लगे। इससे पहले आपने आरोप लगाया था कि बीजेपी सोमवार को भी मेयर चुनाव नहीं होने देगी। वहीं आप पार्षदों ने एमसीडी की पीठासीन अधिकारी को चिट्ठी लिखकर मांग की थी कि मनोनीत पार्षदों को मेयर चुनाव से बाहर रखा जाए। उनके मुताबिक संविधान में मनोनीत पार्षदों को वोटिंग का अधिकार नहीं है। इस चिट्ठी में आपके 134 पार्षदों और एक निर्दलीय पार्षद समेत कुल 135 पार्षदों के दस्तखत हैं। सबसे पहले 6 जनवरी को चुनाव होना था, लेकिन उस दिन मनोनीत पार्षदों की इस शपथ को लेकर सदन में हंगामा हुआ।
दोनों पार्टियों के पार्षदों ने सदन में जमकर बवाल मचाया था, जिसके बाद 24 जनवरी को एमसीडी सदन का सत्र शुरू हुआ। पहले मनोनीत फिर निर्वाचित पार्षदों को शपथ दिलाई गई, लेकिन उस दिन भी वोटिंग नहीं हो पाई और हंगामे के बाद सदन को स्थगित कर दिया गया। सोमवार को भी हंगामे के बाद सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी गई। दिल्ली नगर निगम और मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव तीसरी बार टलने से आम आदमी पार्टी खासी गुस्से में है। क्या वो चाहते थे कि आम आदमी पार्टी हंगामा करे और चुनाव को रोके, लेकिन हम चाहते थे कि दिल्ली को मेयर मिले। हमें पता है कि चाहे वो इलीगली भी एल्डरमैन से वोट करवा लेते, संख्या बल हमारे पास था, हम उसके बावजूद भी 151 वोट हमारे पास थे और इलीगल वोट के बावजूद भी उनके पास सिर्फ 121 वोट थे। मेयर फिर भी आम आदमी पार्टी का बनता, डिप्टी मेयर भी आम आदमी पार्टी का बनता। तो ये स्पष्ट है कि वो ये बात जानते थे, इसीलिए उन्होंने हंगामा किया और उन्होंने खुद हंगामा किया बीजेपी ने, और बीजेपी के ही प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने हाउस को साइन डाई एडजर्न कर दिया। पीठासीन अधिकारी पूरी तरीके से भाजपा के इशारे पे काम कर रही हैं और उनका चुनाव कराने का मकसद नहीं है एल्डरमैन को वोटिंग राइट देना, तीनों चुनाव एक साथ कराना। ये दोनों फैसले उनके पूरी तरीके से गलत हैं। हाउस तुरंत एडजर्न कर देना, तो ये इनकी मंशा ही नहीं है। और वही जो बात दुर्गेश ने कही, मैं फिर से रिपीट करना चाहूंगा, 15 साल में इतना खाया और लूटा है एमसीडी को कि ये मोह छोड़ नहीं पा रहे बेचारे। खतरनाक परंपरा शुरू हो गई है। देखिए, आज दिल्ली की 2 करोड़ आबादी ने एमसीडी में अपना जनादेश दिया है। दिल्ली के एमसीडी से छोटी देश की बहुत सारी विधानसभाएं हैं। अगर यह चीज होती रही तो कल को विधानसभा में बीजेपी हारेगी, मुख्यमंत्री नहीं बनने देगी। लोकसभा में बीजेपी हारेगी, प्रधानमंत्री नहीं बनने देगी। तो क्या दादागिरी से, आप गुंडागर्दी से देश को चलाएंगे? और इसीलिए हम सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में, सुप्रीम कोर्ट के आदेश से टाइम बाउंड तरीके से, लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से दिल्ली में मेयर का चुनाव होना होगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं। आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज। जेडीयू में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। क्या उपेंद्र कुशवाहा को लेकर पार्टी में निर्णय लेने पर एक राय नहीं है? ये सवाल इसलिए क्योंकि बिहार में कुशवाहा पर जारी घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा। नीतीश कह रहे हैं कि कुशवाहा को जहां जाना हो चले जाएं, तो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने कह दिया है कि कुशवाहा अभी जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हैं ही नहीं। अगर कोई आता है आप फिर जाता है, जाओ। अब इसके बाद हम लोगों को कोई मतलब नहीं। संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष पद से वो खुद ही अपने हटे हुए हैं। अभी कहाँ कोई बना है? अरे हम तो कहें कि हम लोग नजर रखे हैं, अब देखते तो जाइए, थोड़ा इंतजार तो कर लीजिए। हमने सच कहा है और हमारी चिंता है यह पार्टी कैसे बचे। जेडीयू के शीर्ष नेता क्यों उपेंद्र कुशवाहा को लेकर आए दिन बयान दे रहे हैं मीडिया के जरिए? नाराज कुशवाहा से सीधी बात करने की बजाय मीडिया को ही जरिया क्यों बनाया जाता है? क्यों नीतीश कुमार, ललन सिंह और उमेश कुशवाहा उपेंद्र कुशवाहा को निशाने पर ले रहे हैं? तो इसकी वजह समझना मुश्किल नहीं। उपेंद्र कुशवाहा लगातार जेडीयू से नाराज चल रहे हैं। नीतीश पर जाति विशेष की सियासत करने का आरोप लगा रहे हैं। अन्य पिछड़ी जातियों को सियासी तौर पर कुचलने का आरोप लगा रहे हैं। कल तक कुशवाहा को सम्मान देने की बात कहने वाले जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह अचानक से क्यों कहने लगते हैं कि जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष पद पर उपेंद्र कुशवाहा हैं ही नहीं, केवल पार्टी के एमएलसी हैं। संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष पद से वो खुद ही अपने हटे हुए हैं। अभी कहाँ कोई बना है? अभी तो जो चुनाव हुआ है उसके बाद कोई गठन तो हुआ नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा सिर्फ जेडीयू के एक एमएलसी के तौर पे है। अभी के समय में तो हैं। क्यों नीतीश कहते हैं कि कुशवाहा अब दूसरे की बातों पर चल रहे हैं, यानी बीजेपी की भाषा बोल रहे हैं? जहां जाना चाहें चले जाएं, ऐसा कह रहे हैं। अगर कोई आता है आप फिर जाता है, जाओ। अब इसके बाद हम लोगों को कोई मतलब नहीं। रहिएगा, काम करिएगा, ठीक है, लेकिन रोज बोलिएगा मतलब आप कहीं और
विचार हो गया। बिहार जेडीयू के अध्यक्ष उमेश कुशवाहा जब मीडिया वालों के सवालों से घिरे तो कह दिया, देखते जाइए, पार्टी की नजर हर तरफ है। अरे हम तो कहें कि हम लोग नजर रखे हैं, अब देखते तो जाइए, थोड़ा इंतजार तो कर लीजिए। इन सब बातों से बेपरवाह जेडीयू की सियासत के केंद्र बने उपेंद्र कुशवाहा फिर से ये दोहराते हैं कि उन्हें जेडीयू के कमजोर होने की चिंता सता रही है। हमने सच कहा है और हमारी चिंता है यह पार्टी कैसे बचे, क्योंकि यह पार्टी किसी भी व्यक्ति की, न तो मेरी न किसी की निजी संपत्ति तो है नहीं। पार्टी तो जिन लोगों ने कुर्बानी दी, इतना बड़ा संघर्ष किया लगातार, गरीब लोग, अति पिछड़ा लोग, दलित लोग, बाकी लव कुछ सब लोगों ने तो जो संघर्ष किया, उस संघर्ष का परिणाम है यह पार्टी ना। जेडीयू के भीतर कुशवाहा को लेकर जिस तरह से बयानों के तीर चल रहे हैं, जिस तरह से पार्टी का शीर्ष नेतृत्व लगातार नाराजगी जाहिर कर रहा है, ऐसे में कुछ सवाल खड़े होते हैं। उपेंद्र कुशवाहा पर सीधी कार्रवाई से क्यों बच रहा है जेडीयू? कुशवाहा यदि बीजेपी की भाषा बोल रहे हैं तो कार्रवाई क्यों नहीं? क्या जेडीयू को कमजोर करने की साजिश सच में रची जा रही है? कुशवाहा सवाल खड़े कर रहे हैं तो मीडिया के जरिए जवाब क्यों दिया जा रहा है? सियासी नफा नुकसान देखकर जेडीयू फूंक फूंक कर कदम रख रहा है। मतलब उपेंद्र कुशवाहा को लेकर पक रही सियासी खिचड़ी अब भी राजनीति की आंच पर ही परखी जा रही है। लव कुश वोट बैंक के बहाने जेडीयू जाति की छाछ भी फूंक फूंक कर पीना चाहता है। न्यूज़ 18 के लिए बांका से रवि एस नारायण और पटना से आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और अब खबर मध्य प्रदेश से। एमपी में चुनावी साल में बीजेपी और कांग्रेस के बीच सवाल जवाब का सिलसिला जारी है। सीएम शिवराज ने आज फिर कमलनाथ से सवाल पूछे हैं, तो वहीं कमलनाथ ने ट्वीट के जरिए इसका जवाब दिया है। एमपी में चुनावी साल में सवालों की सियासत भी शुरू हो गई है। कांग्रेस पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सवालों की बौछार कर दी है। इसी क्रम में सीएम शिवराज ने आज फिर कमलनाथ से एक सवाल पूछा। सीएम ने आज कृषि यंत्र पर 50% अनुदान देने के कांग्रेस के वादे पर सवाल उठाए। सीएम ने कमलनाथ से पूछा कि 15 महीने की सरकार में उन्होंने कोई अनुदान दिया है तो बताइए। अनुदान देना तो दूर की बात है, कई योजनाओं के अनुदान बंद कर दिए गए। 2018 के वचन पत्र में कमलनाथ जी आपने लिखवाया था आधुनिक कृषि यंत्र जिनकी लागत 2 लाख रुपए तक है, उस पर 50% अनुदान दिया जाएगा। सवा साल में कितना अनुदान दिया ये तो बता दो कमलनाथ जी। की बात है, कई योजनाओं के अनुदान बंद कर दिए और इसलिए मुझे पता है कि वो फिर ट्विटर की चिड़िया उड़ाएंगे। हालांकि उनके नेता ही आजकल उनके हाथ के तोते उड़ा रहे हैं। हाथ मिलते हुए, हाथ जोड़ते हुए तो कहीं दिख नहीं रहे, आपस में जरूर युद्ध शुरू। वहीं सीएम के सवाल पर कमलनाथ ने पलटवार किया। कमलनाथ ने सीएम शिवराज से पूछा कि बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में किसानों को 0 टिल सीड ड्रिल और हैप्पी टर्बो सीडर्स पर 90% सब्सिडी देने का वादा किया था। अगर प्रदेश के किसी भी किसान को 90% सब्सिडी मिली है तो आप जनता को बता दें। प्रदेश में विधानसभा का चुनाव इस साल के अंत में होना है, लेकिन सीएम शिवराज और पूर्व सीएम कमलनाथ के बीच सवाल जवाब की जंग अभी से ही शुरू है। बिहार को दहशतगर्दी की आग में झोंकने की साजिश फिर शुरू हो गई है। मोतिहारी में एनआईए की छापेमारी और फुलवारी शरीफ में पीएफआई मॉड्यूल के फिर सक्रिय होने के खुलासे के बाद, यानी पर्दाफाश होने के बाद, बिहार पुलिस की चुनौती बढ़ गई है। जांच में पता चला है कि देश विरोधी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए ट्रेनिंग की व्यवस्था की गई थी। क्या बिहार को दहशतगर्दी की आंच में धकेलने की साजिश रची जा रही है? ये सवाल इसलिए खड़े हो रहे हैं कि पीएफआई का पटना का फुलवारी शरीफ मॉड्यूल अब भी सक्रिय है। इससे जुड़े आतंकी अब भी सक्रिय हैं, जो देश में नफरत फैलाने, देश के खिलाफ साजिश रचने और टारगेट किलिंग को अंजाम देने की साजिश रच रहे हैं। एनआईए की तफ्तीश में याकूब नाम के आरोपी की भूमिका सामने आई, जो पीएफआई से जुड़े लोगों को टारगेट किलिंग के लिए स्पेशल ट्रेनिंग देता था।
आरोपी याकूब के खिलाफ तफ्तीश के दौरान कई ऐसे सबूत मिले, क्योंकि याकूब का खौफनाक चेहरा सामने आया है। याकूब ही पीएफआई का ट्रेनर है और उसी ने आपत्तिजनक पोस्ट की थी। वीडियो पोस्ट में भड़काऊ बातें कही और उसका मकसद सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ना था। याकूब और उसके साथी ने ही टारगेट किलिंग करने के लिए कई लोगों को उकसाया था और स्पेशल ट्रेनिंग की व्यवस्था करवाई थी। जांच एजेंसी ने जिन आरोपियों को दबोचा है, उनके पास से कई अहम दस्तावेज, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस सहित कई सबूत मोतिहारी और मुजफ्फरपुर से हाथ लगे। 22 जुलाई 2022 को ये दोनों फुलवाड़ी शरीफ इलाके में आए थे और यहीं उन्होंने ट्रेनिंग भी ली थी। इन ट्रेनिंग के बाद जब एनआईए ने लोगों से पूछताछ किया और लोगों के पूछताछ में नाम आबिद रजा और इसके बाद तनवीर का नाम आया, तनवीर रजा और आबिद का जब नाम आया, उसके बाद एनआईए टीम ने उसकी गिरफ्तारी के लिए उन्हें ढूंढना शुरू कर दिया। मोतिहारी में एनआईए और स्थानीय पुलिस की कार्रवाई पर पुलिस मुख्यालय भी सतर्कता बरत रहा है। दरअसल सभी इनपुट एनआईए से ही हासिल हुए थे। उस प्रकरण में पूरी की पूरी कार्रवाई एनआईए की आसूचना पर बिहार पुलिस के द्वारा सहयोगी पुलिस एजेंसी के रूप में की गई। एनआईए के द्वारा ही फर्दर 8-10 जगहों पर छापामारी की गई। उनको जो एविडेंस मिला, उस एविडेंस के बेस पर वो लीगल कार्रवाई हुई। देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने, देश के खिलाफ साजिश रचने के आरोपों में पिछले साल ही पीएफआई को बैन कर दिया गया था। देश भर में इस संगठन से जुड़े करीब 350 से ज्यादा लोगों को अरेस्ट किया गया था। बड़ी कार्रवाई के बावजूद इस संगठन से जुड़े दर्जनों लोग अब भी देश में नफरत फैलाने और देश तोड़ने की गतिविधियों में लगे। बिहार से टेरर लिंक के तार जुड़ने के बाद पुलिस के साथ ही सुरक्षा एजेंसियों के लिए भी अब बड़ी चुनौती सामने आई है। न्यूज़ 18 के लिए दानापुर से अमरजीत शर्मा के साथ पटना से अमित कुमार की रिपोर्ट। बीजेपी की सीनियर लीडर उमा भारती ने शराबबंदी को लेकर कमलनाथ के बयान पर निशाना साधा है। उमा भारती ने कहा कि शराबबंदी को लेकर उन्होंने अपने सुझाव सीएम को भेज दिए। शराबबंदी अभियान को लेकर कमलनाथ के बयान पर पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने तीखा हमला बोला है। उमा भारती ने कहा कि मैं सीएम शिवराज के साथ हूं। मैंने शराब नीति को लेकर अपने सुझाव सीएम को भेज दिए हैं। ऐसे में मैं कमलनाथ जी से भी कहूंगी कि आप भी अपनी राय उन्हीं को भेज दीजिए और मेरे और शिवराज जी के बीच में मत आइए। उमा भारती के शराबबंदी अभियान को लेकर ग्वालियर में पीसीसी चीफ कमलनाथ ने बयान दिया था, जिसमें कमलनाथ ने कहा कि उमा भारती स्वतंत्र हैं, वे बीजेपी की हैं। उन्होंने इस बारे में कोई चर्चा नहीं की है, उन्होंने इस बारे में कोई बातचीत नहीं की है। उमा भारती जी स्वतंत्र हैं, भारतीय जनता पार्टी की हैं। हम ना तो उनसे इस विषय में चर्चा करिए, ना उन्होंने मेरे से इस विषय में चर्चा करी। जब वे चर्चा करेंगी तब इसमें फैसला किया जाएगा। बीजेपी नेता उमा भारती ने कहा है कि मैं बीजेपी सरकार या शिवराज जी के खिलाफ नहीं हूं, मैं उनके साथ हूं। मेरे लिए तो शराब मेरी दुश्मन है और गंगा जी तो मेरी इष्ट हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि क्रिकेट नेक्स्ट पर क्रिकेट की दुनिया की सारी खबरें होती हैं और आपको अगर इस ऐप और इससे आसानी मिल जाती है, अगर अब क्रिकेट नेक्स्ट को आप YouTube प्लेटफॉर्म पर देखना चाहते हैं तो ये आपके लिए बड़ी खबर है। अब आप YouTube प्लेटफॉर्म पर भी देख सकते हैं क्रिकेट नेक्स्ट, और क्रिकेट का मतलब क्रिकेट नेक्स्ट। फास्टेस्ट क्रिकेट स्कोर अपडेट्स,